हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, क्लास 12 का पेपर लेके आ गया हूँ आपके लिए। ठीक है भैया, बहुत लोग बोल रहे थे ना सर सैंपल पेपर करवाइए, सैंपल पेपर करवाइए, क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। तो ये रहा मेरे सामने क्वेश्चन भैया, पूरा क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ना है, क्लियर है। तो देखो भैया, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है ये तो हमें पता ही है भैया। पैटर्न क्या होने वाला है तो आप देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 जो हमारा होता है, ये होता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, पता है हमें। उसके बाद जो भैया 17 से लेकर 21 है, ये मेरा होने वाला है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद भैया 22 से 28 होने वाला है मेरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद भैया 29 और 30 है, ये मेरा होने वाला है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। और जो लास्ट है, जो मेरा लॉन्ग आंसर है, वो है मेरा 31 से 33, ये होने वाला है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। पूरा का पूरा पेपर भैया कितने मार्क्स का है? 70 मार्क्स का। एक एक क्वेश्चन को भैया समझते हुए करना है, क्लियर है। तो आ जाओ भैया, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन नंबर ए से। और सेक्शन नंबर ए में क्या होने वाला है? एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 1 से लेकर 16 तक मेरे पास क्या होंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन, क्लियर है ना। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले खुद से करो ना भाई, खुद से करो ना, वेट मत करो। क्या बोला है देखो ध्यान से। इन केस अ सॉल्यूट एसोसिएट इन सॉल्यूशन द वांट ऑफ फैक्टर इज। एक एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा है भैया, क्या होने वाला है देखो। आपको पता है कि वांट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं। इन द केस ऑफ एसोसिएशन, इन द केस ऑफ एसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 से कम आएगा। और इन द केस ऑफ डिसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है भैया, ये तो मैंने बता दिया। पर आप बोलोगे सर समझा भी दीजिए ना। समझा भी देता हूं। देखो मैंने एग्जांपल लिया भैया, क्या? NaCl। ठीक है भैया, पानी में डाले तो टूट गया Na प्लस आयंस और साथ में Cl आयन माइंस। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है? नंबर्स ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। कितने आयंस है या कितने मोल्स हैं? 2, तो लिख दो भैया 2। और पहले कितना था? 1, तो वांट ऑफ फैक्टर कितना आ गया? 2 आया ना। और ये वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। पर हमें भैया पढ़ना क्या है? एसोसिएशन। तो एग्जांपल ले लो ना, मैंने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, ये है मेरा एसिटिक एसिड, क्लियर है। एसिटिक एसिड का कितना मोल लेंगे? बोलो भैया 2 मोल लेंगे, तभी तो जोड़ोगे। ठीक है भैया, जोड़ दिए तो पता है क्या बन जाता है? CH3COOH, और ये आ गया होल 2। ठीक है, पहले 2 यूनिट था, कंबाइन होके 1 यूनिट बन गया। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा? फाइनल मोल्स 1 है, ये जुड़ के 1 बन गया। और इनिशियल मोल्स कितना था? 2। 1/2 का वैल्यू 0.5, और ये हमेशा 1 से क्या होगा? कम। तो हमारा कैंसर क्या होगा? इन केस ऑफ एसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर विल बी लेस देन 1, क्लियर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कलर आ जाओ ब्लैक, क्या होगा भैया? सी हो जाएगा, क्लियर है ना। अब बोलोगे सर ये वाला थोड़ा बता दीजिए ना, ये तो दिखता है, ये नहीं दिखता है। तो लो ना, ये भी दिखा देता हूं। अरे भैया, जब तुमने बोला है कि सर आप हर कुछ डिटेल में बताते हो, तो लो इसको भी बता दिए। ये एसिटिक एसिड है, बोलो हाँ या ना। ये दूसरा देखो, इसको मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है भैया, यहाँ पे OH है और यहाँ पे कर दिया CH3। ठीक है, पता चला क्यों किया? अरे पता चला क्या क्यों किया? क्यों किया? इसीलिए किया, O और H में यहाँ पे H बॉन्डिंग होता है, O और H में यहाँ पे H बॉन्डिंग होता है, और ये जुड़ के 1 यूनिट बन जाता है। तो फाइनल था 1, इनिशियल था 2, तो वैल्यू आया 0.5, क्लियर है ना। जल्दी से उतार लेंगे, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। 33 का 33 क्वेश्चन समझाते हुए करेंगे। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोला है भैया? देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। सीख के जाना भाई, आए हो तो सीख के जाना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो क्या बोला है, देखो पहले मुझे कलर चेंज करने दो। ठीक है, देखो बोला है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN4 से SN+2 इज 0.15 वोल्ट। ठीक है भैया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया है। आगे क्या बोला है? एंड दैट फॉर क्रोमियम इज 0.74 वोल्ट। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। द टू कपल्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट आर कनेक्टेड टू मेक अ सेल। दोनों को जड़ के एक सेल बना दिया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। द सेल पोटेंशियल विल बी, भैया यहाँ खेला हो गया ना। हमें भैया सेल पोटेंशियल निकालना है, मतलब हमें ई नॉट शेल निकालना है। ठीक है, और आपको पता होगा ई नॉट शेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। पता है कि नहीं पता है भैया? और इससे भी काम नहीं चलेगा, पूरा घुसना पड़ेगा डिटेल में। देखो क्या, कैथोड कहां पे होता है भैया? बोलो ना। कैथोड और एनोड में हमें पता होना चाहिए। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। ये लोग भूल जाते हैं सर, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। अरे मेरे को भी याद नहीं रहता, मैंने जुगाड़ बनाया हुआ है। क्या याद रखना भैया? बैंक में जाते हैं तो क्या लेते हैं? लोन। भैया गरीब आदमी है तो लोन लेके ही चलाएंगे ना। तो लोन क्या है? एल का मतलब लेफ्ट होता है, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, ए का मतलब एनोड होता है, और एन का मतलब नेगेटिव होता है। एनोड में होगा ऑक्सीडेशन, एनोड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है, और एनोड हमेशा कहां रखते हैं? लेफ्ट साइड, क्लियर है। अब याद रहेगा। अरे भैया एनोड में ऑक्सीडेशन तो कैथोड में रिडक्शन। ठीक, ये भी हो गया, अभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा।
और डिटेल। अब बोलोगे सर कितना डिटेल में जाएंगे? अरे सुनो ना, क्या मैंने क्लास में बताया था, क्या सुनना, अब भी लिखना इस लाइन को। मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर से बोल रहा हूं, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर विल बी रिड्यूसिंग पावर, मोर विल बी रिड्यूसिंग पावर। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्रोमियम का, किसका भैया, क्रोमियम का रिड्यूसिंग पावर, किसका भैया, क्रोमियम का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग पावर। एक बात बताओ, अगर मेरे पास पावर आ गया, क्या मैं खुद को मारूंगा? नहीं, सामने वाले को ना, पावर हमेशा सामने वाले पे अप्लाई किया जाता है, तो जिसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है वो सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है। तो भैया क्रोमियम के पास रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो सामने वाले का रिडक्शन करेगा, तो भैया रिडक्शन किसका हुआ, एसएन 3 का, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, ऑक्सीडेशन। कंसेप्ट में क्लियरिटी आया? फिर से बोलूं क्या, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर विल बी रिड्यूसिंग पावर, और जिसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है वो सामने वाले का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन। तो भैया ये है रिडक्शन, ये है ऑक्सीडेशन, मिल गया भैया। रिडक्शन कहां होता है, कैथोड में, ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड में। घुमा फिरा के ले आए भैया, यही तो फील है क्वेश्चन करने का। तो बोलेंगे ई नॉट ऑफ रिडक्शन कौन है भैया, रिडक्शन Sn+4 से बनता है Sn+2 माइनस एनोड, एनोड ये रहा भैया, ई नॉट ऑफ Cr+3 से Cr। तो भैया Sn का वैल्यू कितना है, 0.15 माइनस माइनस ऑफ 0.74, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.15 प्लस 0.74 दोनों को जोड़ लो ना, 5 4 9 0.89, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी आएगा। ठीक है, तो भैया एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलना है, जल्दी से उतारेंगे। मजा आ रहा ना क्वेश्चन करने में? चलो भैया आगे बढ़े फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, देखो फटाफट से। बोला द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या बोल दिया, मुझे भी समझ में नहीं आया। ठीक है, काम का बात पे आते हैं ना भैया। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ Cr+3 आयंस क्या होगा? तो पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए ना यार। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, मैग्नेटिक है, मैग्मेटिक नहीं है, मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो मेरे पास फॉर्मूला आता है वो आता है √n(n+2), ये फॉर्मूला है। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, और इसका यूनिट होता है बीएम। बीएम का मतलब होता है बोर्स मैग्नेटन। क्या होता है बोलो ना, बोर्स मैग्नेटन। क्लियर है भैया? अब देखो यहाँ पे होने क्या वाला है, यहाँ पे होने क्या वाला है, यहाँ पे हम लोग फटाफट से क्या करने वाले हैं, अंडर रूट दे दिया, बोलो हाँ या ना, अंडर रूट दे दिया ना। एन का वैल्यू क्या होगा, अरे बोलो ना, एन का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करो। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो 24 होता है। क्या मैं इसको अच्छे से लिख सकता हूँ, आर्गन 18 4s1 3d5, आर्गन 18 4s1 3d5। अब कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा जल्दी से बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 3 निकल गया ना भैया, 3 निकल गया, तो एक यहां से निकला, 2 यहां से निकला, तो यहाँ पे होगा 3d3। तो यहाँ पे देखो क्या है भैया, 5 है, 1 2 3, कितने अनपेयर्ड हैं, 3 अनपेयर्ड, कितने अनपेयर्ड 3, तो वैल्यू पुट करो ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 + 2 है, तो 3 + 2 क्या हो गया, 5 हो गया, 5 3 जा 15, तो √15 क्या हो जाएगा, बीएम हो जाएगा। 16 का 4 होता है ना, √16 क्या होता है, 4, तो 15 का क्या होगा भैया, थोड़ा सा कम होगा, एकदम इतू सा कम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3.9 समथिंग होगा, 3.9 बीएम। ठीक है, ऑप्शन में देखो क्या है, 2.87, 3.87 मतलब 3.9, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? हर एक क्वेश्चन को भैया समझ समझ के करना है, जल्दी से उतारेंगे। 3 क्वेश्चन हो गया भैया, 33 तक जाना है, जल्दी करेंगे। सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, कुछ कुछ आपको भी करना है। ठीक है, चलो डरो मत, करवा दूंगा, डरो मत भैया। देखो एसिडिफाई KMnO4, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक मेरा YouTube पे वीडियो अपलोडेड है, रिएक्शंस ऑफ DNF ब्लॉक, जहाँ पे मैंने डाइक्रोमेट पोटेशियम पर मैग्नेट का सारे रिएक्शन करवा दिए। 15-16 मिनट का वीडियो है, कर लीजिएगा, 3 मार्क्स गारंटी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हल्के में मत लीजिएगा। जो जो लेक्चर में बोलता हूँ, मैं सारे नहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ उसको अच्छे से कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन वाला मैंने वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, पोटेशियम पर मैग्नेट का, डाइक्रोमेट का, एक ही में है दोनों। 15-16 मिनट का वीडियो कर लीजिएगा। देखो कभी MCQ में आ जाएगा, कभी रिएक्शन में आ जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोला है, एसिडिफाई पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइज सल्फाइड। सल्फाइड पता है क्या होता है, SO3-2। सल्फाइड किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, सल्फेट में। ये सब पता होना चाहिए। और बता दूं
आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयोडीन में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑक्सलेट C2O4-2 किस में चला जाएगा? CO2 में चला जाएगा। ये सब करना है, रिएक्शन करोगे तो आपको दिखेगा। तो आंसर मेरा वाला फिलहाल क्या हो जाएगा? SO4-2। ठीक है, जल्दी उतारो फटाफट से, 4 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? 5 में द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग क्या बोला है? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखे हैं भैया पीटी है, यहाँ पे क्या है? NH3 है, यहाँ पे होल 2 है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे +2 है। ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। Cl पे -1 होता है तो 2 है तो -2, NH3 पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे X है तो X -2 किसके बराबर हो गया? +2 के। तो X का वैल्यू क्या आ गया? +4। तो सिंपल देख लो ना, 4। अच्छा देखो भैया, ये नहीं हो सकता, 2 है, 0 भी नहीं हो सकता, 4 4 ये दोनों में से कोई होगा तो कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं अमाइन, इसको बोलते हैं क्लोरिडो। तो क्या होगा? डाई अमाइन डाई क्लोरिडो। कहाँ है भैया? यहाँ देखो, डाई अमाइन, ब्लैक कलर कर लो क्या? देखो, डाई अमाइन डाई क्लोरिडो, बिल्कुल ठीक बात है। डाई अमाइन डाई क्लोरिडो, यहाँ भी ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे प्लेटिनम है पर यहाँ पे प्लेटिनेट है। मैंने बोला था ना, जब मेरा मेटल, अच्छा रुको, प्लेटिनम ही होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मेरा मेटल किसमें होता है? कैटाइनिक में होता है, तो नाम में कोई चेंज नहीं आता है। और अगर यहाँ पे -2 होता, एनाइनिक होता, तो नाम में चेंज आता, EM हट के 8 लग जाता है। ठीक है, जब जब मेटल मेरा कैटाइनिक में रहेगा और न्यूट्रल में रहेगा तो नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। पीटी मतलब प्लैटिनम, मतलब प्लैटिनम। और अगर ये एनाइनिक होता, मतलब -2 होता या माइनस चार्ज होता, तो प्लैटिनेट हो जाता। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सब कुछ तो सेम ही था, पर यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे प्लैटिनम है और यहाँ पे प्लैटिनेट है। तो आंसर क्या होगा? EM वाला होगा। क्लियर है ना? जल्दी उतार लो, 5-5 MCQ हो गया भैया। देखो 5 नंबर ले आए हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कंसेप्ट याद है? मैंने बॉइलिंग पॉइंट का क्लास में 2 कंसेप्ट बताया था, अभी बताऊंगा, सुनो। पहला कंसेप्ट क्या है कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, क्या बोला? सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका सरफेस एरिया ज्यादा, या ऐसा बोलो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। और दूसरा केस क्या? कि भैया जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, क्या बोला मैंने? जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये 2 केस होता है बॉइलिंग पॉइंट का। अब देखो क्या बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। देखो तीनों का फॉर्मूला सेम है। देखो हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4। यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 और एक 4, होल 3 है ना? तो फॉर्मूला तीनों का सेम है, मास तीनों का सेम है, तो क्या देखेंगे? सरफेस एरिया। जो ज्यादा एरिया में फैला होगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा। देखो 2 इसका एकदम प्लेन है, इसमें थोड़ा ब्रांचिंग आ गया ना, CS3 इसके ऊपर लगा है। इसका देखो भैया 1 2 3 4, 5 एकड़ का जमीन है। इसका 4 का है, 1 2 3 4, ये तो एक ऊपर बना लिया। इसका तो और भी कम है भैया, रिपल्शन हो जाता है। सामने आते हैं ना, क्राउडिंग ज्यादा होता है तो रिपल्शन ज्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। हल्का सा हीट करोगे टूट जाएगा। पर जो स्टेबल है भैया, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? 2 का सबसे ज्यादा होगा। 2 के बाद 1 का होगा, 1 के बाद 3 का होगा। ऑप्शन कहाँ है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा 2 का, सबसे ज्यादा देखो है ना, सबसे कम 3 का, 3 से ज्यादा 1, 1 से ज्यादा 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया फटाफट से क्वेश्चन करेंगे भैया, जल्दी करो, सब्जेक्टिव में भी आना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? एल्काइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में? देखो ना, न्यूक्लियोफिलिक है, बायोमोलिकुलर मतलब क्या होता है? SN2। और SN2 में क्या होता है? आओ देखो, रिटेंशन, इन्वर्जन, फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। मैं चारों का एक्सप्लेन करूंगा। कार्बोकैटायन किसमें बनता था? SN1 में। रेसिमिक मिक्सचर भी किसमें बनता था? SN1 में। ठीक है भैया, रिटेंशन भी किसमें होता था? SN1 में। पर जो इन्वर्जन होता है, जो मुड़ता था, इन्वर्जन होता है, वो किसमें होता है? SN2 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? देखो भैया, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहले कंसेप्ट में आपको मैं बताता हूं। देखो होता क्या है, एक बात अपने को पता होना चाहिए कि फिनॉल फिनॉल और एल्कोहल में, फिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड होता है। याद रखिएगा, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। क्यों? क्योंकि भैया एसिड का काम होता है H+ रिलीज करना। तो जब ये H+ रिलीज करता है ना, तो O पे माइनस आता है और ये रेजोनेंस करता है। इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन।
फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। ये बहुत स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो एक बात तो पता चल गया, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, अब देखो भैया, यहाँ पे फिनॉल है, यहाँ पे अल्कोहल है, तो ये हो सकता है अल्कोहल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है भैया, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। बचा कौन? वाटर। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अल्कोहल अल्कोहल और वाटर में ज्यादा अच्छा एसिड कौन होता है? वाटर होता है। ठीक है, एक बात पता होना चाहिए, सब लिख लो भैया, वाटर और अल्कोहल में ज्यादा अच्छा कौन होगा? वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो अच्छा प्रोटॉन डोनर होता है। प्रोटॉन का मतलब ही क्या होता है? H+। तो हमारा आंसर क्या होगा? सबसे अच्छा मेरा फिनॉल है, फिर वाटर है, फिर अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ये पता होना चाहिए। जो जो बात बोलता हूँ ये सब सुन लेना, ठीक है भैया। अल्कोहल से अच्छा मेरा कौन होता है? वाटर होता है। जल्दी उतार लो। 8 क्वेश्चन हो भी क्या पता भी नहीं चला भैया, 16 तक तो मुझे लगता है ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? द एसिड फॉर्म्ड व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। भैया कौन है? किसी को याद है भैया ये कौन सा रिएक्शन है? ये है मेरा ग्रिगनार्ड। पहले बना दूं, प्रोपाइल। प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, CH3 CH2 CH2, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, MgBr। ठीक है, इसको किससे पास कराया है? ट्रीटेड विथ CO2। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया, कहां से लाता है ये सब क्वेश्चन? ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है ग्रिगनार्ड में, देख लेना मेरे वीडियोस में। ग्रिगनार्ड में शॉर्टकट बता दूं क्या? ग्रिगनार्ड को जब जब CO2 से पास करोगे ना, ये MgBr, ग्रिगनार्ड को जब जब CO2 से पास करोगे, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। सिंपल याद रखना। तो भैया पहले से 3 कार्बन था और ये CO2 कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा CH3 CH2 CH2। ये हट जाता है ग्रिगनार्ड और आंसर क्या आएगा? C डबल बॉन्ड OOH। कहाँ पे है? देखो भैया 4 कार्बन, यहाँ तो 2 ही कार्बन है, 2 और 1 3, यहाँ पे 3 और 1 4 है, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 3 ही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, C3H7। इसको कंबाइन कर दिया है, 1 2 3 C3, 3 4 5 6 7 C3H7 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उतार लीजिए फटाफट से। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 पे चले क्यों? क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला? ध्यान से देखना भैया, क्या बोला है? द बेस्ट रिएजेंट फॉर द कन्वर्टिंग प्रोपेन अमाइड। प्रोपेन अमाइड पता है क्या होता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH2, ये अमाइड ग्रुप होता है। ठीक है, प्रोपेन अमाइड हो गया है और इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेन अमाइन में, CH3 CH2 CH2 NH2, ये है प्रोपेन अमाइन। ठीक है, अब कैसे कन्वर्ट होगा? अब देखो ध्यान से, ये दिख रहा है, पता है क्या हुआ है? यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है। ठीक है, वही तो होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तभी तो बनेगा। तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो देखो भैया क्या है, एक्सेस ऑफ H2 से नहीं काम चलता है। हाँ, LiAlH4, आपको पता होगा ये मेरा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा? रिमूव करेगा ऑक्सीजन को और एडिशन किसको करेगा? हाइड्रोजन को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। जल्दी उतारो। चलो पहले एमसीक्यू करते हैं फटाफट से, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए सही क्या नहीं है? देखो, पहली बात, इट इज एल्डोहेक्सोज। बिल्कुल सही बात है भैया, आपको पता है एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज में और उसमें 6 कार्बन होते हैं, तो एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। ऑन रिएक्टिंग ऑन हीटिंग विद HI इट विल फॉर्म एन हेक्सेन। बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया था कि ग्लूकोज को जब HI हीट से पास करते हैं तो हेक्सेन बनता है। इट एग्जिस्ट इन फ्यूरानोस फॉर्म। गलत, अरे गलत। इट एग्जिस्ट इन पाइरानोस फॉर्म। ये पाइरानोस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, पाइरानोस। पाइरानोस पाइरन से बनता है ना, आजा भाई मेरे, पाइरानोस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पाइरन से बनता है, पाइरानोस स्ट्रक्चर। तो ये गलत है, तो आंसर क्या बोला? नॉट ट्रू। तो यही हो जाएगा, यही नॉट ट्रू है। इट डज नॉट गिव स्किप टेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर, जो हमारा प्रॉपर आंसर होना चाहिए, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी सारा स्टेटमेंट सही है पर ये स्टेटमेंट गलत है, तो वहां पे बोला ही है नॉट ट्रू, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि एन अनरिप मैंगो प्लेस्ड इन एन कॉन्सनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रीवल्स बिकॉज। नहीं होता है भैया, याद करो, जब गर्मी का मौसम में आता है तो नहीं टिकोला खाते हैं, वो कच्चा आम, ठीक है, उसका भैया अचार भी बनता है। तो उसमें हमने क्या किया, एक अनरिप मैंगो है, उसको हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया और उससे क्या होता है? श्रीवल्स, वाटर निकल जाता है। तो वो क्या होगा? इट गेन्स वाटर, नहीं भैया। इट लूजेस वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, नहीं नहीं, ड्यू टू ऑस्मोसिस होना चाहिए। इट गेन्स वाटर ड्यू टू, नहीं, हाँ, इट लूजेस वाटर, वाटर तो लूज करेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी होगा। क्लियर है, जल्दी उतार लेंगे। ये सब कभी कभी लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाता है भैया, पर गर्मी का मौसम में वो आम टिकोला खाने का अलग मजा है। ठीक है, चलो आगे बोलते हैं। क्या बोला है?
कि क्रोमियम H2O6Cl2 एंड FeH2O6Cl2 आर एग्जांपल ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आपको पता है होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है? होमोलेप्टिक, होमो मतलब सेम, जिसमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड हो। देखो यहाँ पे सारा कौन है? वाटर है, 6 का 6। यहाँ पे सारा कौन है? वाटर है, मतलब सेम टाइप ऑफ लिगेंड है, तो उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक। पर अगर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड हो जाएगा उसको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CrO, यहाँ ले लिया H2O4, यहाँ ले लिया Cl2। ठीक है, तो अगर ये देखो इसमें वाटर भी है, इसमें Cl भी है, तो ये क्या हो गया? हेट्रोलेप्टिक। ठीक है, रीजन क्या बोला है? ऑल द लिगेंड्स अटैच टू द मेटल आर सेम। देखो दिया है ना, सारे लिगेंड सेम है, इसलिए इसको होमोलेप्टिक बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, एसर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जल्दी उतार लेंगे फटाफट से। चलो चलो भैया, हो गया, फटाफट से आगे बढ़े, 14 के तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। याद है मैंने भी बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था, जिसका मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। देखो आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा मास आयोडीन का है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कंसिडरली हाइयर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल सही बात है, जो मेरा जिसका मास ज्यादा होता है उसका भैया मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उससे ज्यादा ही इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है भैया, पर ये कोई इसका रीजन नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का कारण क्या होता है? मास ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स होता है। ठीक है, वैसा कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो ये सब कोई मेरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी उतार लेंगे फटाफट से। चलो भैया, आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हाइयर देन दैट ऑफ मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी मतलब CH3OCH3। मिथॉक्सी इथेन है या मिथेन है? मिथॉक्सी इथेन है ना, तो CH2CH3 आ जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, आपको पता है भैया अल्कोहल के अंदर H बॉन्डिंग होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छा खासा होता है। वही तो बोला है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हाइयर देन दैट ऑफ मिथॉक्सी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है भैया? H बॉन्डिंग होता है। आगे देखो रीजन क्या दिया है, देयर इज इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग इन इथेनॉल। नहीं, इंट्रा नहीं होगा भैया, इंटरमोलिकुलर होगा। क्या होगा? इंट्रा का मतलब होता है खुद के अंदर, भैया खुद के अंदर थोड़ी होगा, इंट्रा होगा। इंट्रा, सॉरी सॉरी, क्या बोला यहाँ पे? इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा थोड़ी होगा, इंटर होगा। क्या होगा? इंटर। इंटर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अबे खुद के अंदर कैसे होगा बताओ? यहाँ पे कुछ एड बॉन्डिंग होगा क्या? नहीं। तो याद रखिएगा कि भैया अल्कोहल का मेरा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो होता है बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग, और यहाँ पूछ दिया कैसा H बॉन्डिंग, तो बोलेंगे इंटरमोलिकुलर। सुनो भैया फिर से बोल रहा हूँ, इंटरमोलिकुलर, इंट्रा नहीं, क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर। ठीक है, तो यहाँ बोला है देयर इज अ इंट्रामोलिकुलर, नहीं ये तो गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। तो एसर्शन सही है पर रीजन सही नहीं है। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखो भैया कभी कभी छोटा छोटा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इंट्रामोलिकुलर नहीं होता है, इंटरमोलिकुलर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं क्या? इंट्रा पता है क्या होता है? देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे OH है ना, ये फिनॉल होता है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया NO2। NO2 ठीक है, O पे माइनस। तो देखो एक कंपाउंड के अंदर ही H बॉन्डिंग हो रहा है, O और H है ना। H बॉन्डिंग पता है ना क्या होता है? जब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के सामने H आ जाता है तो वो H बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है ना, तो देखो भैया O और H एक ही कंपाउंड में, तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। और जब दो कंपाउंड के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। 15 क्वेश्चन हो गया, फटाफट से क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्या बोला है कि ऑल नेचुरली ऑकरिंग अल्फा एमिनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, जो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा ना बुक का उसको पता चलेगा। ग्लाइसिन पता है क्या होता है? ग्लाइसिन जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सी है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH होता है, यहाँ पे NH2 होता है, यहाँ पे H, ये तो सब अमीनो एसिड में होता है, और इसमें ये भी H होता है। तो यहाँ पे काइरल सेंटर नहीं है ना, सिमेट्री आ जाएगा ना, बोलो हाँ या ना। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसको ग्लाइसिन बोलते हैं। इसको छोड़ के सारा सारा क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बिल्कुल सही बात है। मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग अल्फा एमिनो आर एल कॉन्फ़िगरेशन। ये भी सही है कि ज्यादातर क्या होते हैं? एल कॉन्फ़िगरेशन ही होते हैं, पर ये कोई इसका रीजन नहीं है। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी से उतार लीजिए। 16 MCQ हो गया। मैं हल्का सा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट बस, यहीं पे हूँ। जल्दी उतार लो फटाफट से, 1 सेकंड खाली बस।
चलो भैया स्टार्ट करें। हेलो 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 स्टार्ट करें। चलो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भैया क्या, सेक्शन नंबर बी। फटाफट से आ जाओ। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं फटाफट से। करे क्या आ जाओ। क्या बोला है सेक्शन बी में, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। भाई पेन पेन आ जाओ भैया। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या मुझे बताने का जरूरत है? आप बोलोगे नहीं सर प्लीज बता दीजिए ना, प्लीज बता दीजिए। बता दूं क्या? देखो पढ़े थे केमिकल काइनेटिक्स में, मैं चैप्टर भी लिखता था, तो ये केमिकल काइनेटिक्स का है भैया। ऑर्डर क्या होता है अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा एग्जाम में कैसे लिखना होता है। 17 का ए है ना, देखो आपको क्या करना, सबसे पहले एक रिएक्शन लिखना ए से बी, और इसका जो रेट लॉ होता है वो क्या होता है, रेट लॉ लिखेंगे के, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ए लिख देना और पावर लिख देना एक्स, ठीक है। और ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स है ना, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या बोलते हैं बोलो भैया? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको और अच्छे से दिखाना सर मजा नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छे से बताइए ना, तो देखो भैया तो 2 कर देना। अरे भैया और तुम्हें फील चाहिए तो लिख देना ए प्लस बी से क्या बन गया सी, तो रेट भैया क्या हो गया, लिख देना के, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ये और अच्छा हो गया। बोलेगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, पहले भैया एग्जाम में दिखाना, जितना दिखाओगे ना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। अब आपको समझ में आया। अच्छा ऑर्डर क्या रहता है, ये जो पावर है ना इसका सम, ये पावर कहां से लाए, अपने मन से लाए, क्योंकि भैया ऑर्डर कैसा डेटा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। सुनना, डेफिनेशन बोलूंगा अच्छे से लिख लेना, सुनो क्या। Order of the reaction is defined as, order of the reaction is defined as the sum of the power. Order of the reaction is defined as the sum of the power. अरे किसका पावर भैया, कंसंट्रेशन टर्म का। तो फिर से बोल रहा हूं, order of the reaction is defined as the sum of the power of the concentration term raised, of the concentration term raised in the rate law expression. इसको रेट लॉ बोलते हैं। in the rate law expression is said to be order of the reaction, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली सम ऑफ द पावर होता है। ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, ये जो रेट लॉ है, इसमें जो पावर आएगा उसको जोड़ दोगे तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकल जाएगा। एक पॉइंट और बता दूं क्या, ऑर्डर कैन बी जीरो, भैया एक्सपेरिमेंटल है कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी फ्रैक्शनल, ये कुछ भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, इट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, इट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। वैसे ये 2 नंबर का आया था, एक और एक 2 नंबर का, तो एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशन लिखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत चल जाइएगा। मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है, ठीक है, लिख लेना, पर 1 नंबर में बोला है तो खाली डेफिनेशन, ठीक है। चलो भैया फटाफट से आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव है, हालत होगा खराब, लिखते चलना बोल रहा हूं। देखो क्या बोला है, ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई, ये सॉल्यूशन चैप्टर का है। ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन डिक्रीजेस। अच्छा क्या हुआ, जब 2 सॉल्यूशन को मिलाए तो क्या हो गया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ शोन बाय द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। देखो भैया पेपर करने का मजा तब आता है जब एक एक चीज एकदम तगड़े से हो। ये कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है कि भैया जो पढ़े हैं इजी इजी क्वेश्चन आ गया। एक भी क्वेश्चन तुम देखना डायरेक्ट नहीं आया होगा, पढ़े हैं भाई, पर भैया क्वेश्चन घुमा के, तभी तो बोलते हैं सैंपल पेपर बनवाया करो, ठीक है। तो बोला ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ इज शोन। आपको बताए थे पॉजिटिव डेविएशन में सबका वैल्यू घट बढ़ जाता है, पॉजिटिव डेविएशन में सबका वैल्यू बढ़ जाता है। पॉजिटिव मतलब बढ़ना, नेगेटिव मतलब घटना। यहाँ पे वॉल्यूम घट गया है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि डेल्टा वी मिक्स लेस देन जीरो, डेल्टा वी मिक्स लेस देन जीरो। मिक्स का मतलब दोनों को मिलाए ना, तो वॉल्यूम घट गया ना। और ये किसमें होता है, नेगेटिव डेविएशन में होता है। किसमें होता है, नेगेटिव डेविएशन में होता है। तो अच्छे से बना के क्या लिखेंगे कि ऑन मिक्सिंग, यहाँ दिया है ना व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ इज सेम, तो यहाँ पे बोलेंगे इट इज शोन नेगेटिव डेविएशन ऑफ द रॉल्स लॉ। कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और भी क्वेश्चन दिया, पूरा तो पढ़ो। What change in the temperature would you observe? टेम्परेचर चेंज के बारे में बताना है। आपको पता है नेगेटिव डेविएशन में सब कम हो जाता है। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स भी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। डेल्टा एच मिक्स लेस देन जीरो का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और डेल्टा एच जब नेगेटिव होता है तो प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक जब प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो भैया डिटेल में हर कुछ जानिए। आई होप ये क्वेश्चन का क्लियरिटी आ गया होगा। यहाँ पे डेल्टा वी मिक्स भी लेस देन जीरो है, डेल्टा एच मिक्स भी लेस देन जीरो है, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में सब कम हो जाता है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आ गया रिएक्शन, देख रहे हो आ गया रिएक्शन, आया या नहीं आया, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भैया वीडियो से अच्छे से करना, यहाँ भी बताऊंगा, ऐसा बात नहीं है।
तो कलर को कर देंगे हम लोग व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, देखो पोटेशियम पर मैग्नेट है, आई माइनस, ये आई माइनस है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आई टू में भी लिखवाया था ना, लिख देता हूँ फिर से। तो 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस, यहाँ पे दिया है 16H प्लस। तो जब आपको पढ़ाऊंगा ना वहां पे अच्छे से, तो आपको हर कुछ क्लियरिटी आ जाएगा। पता है क्या, MnO4 जो है ये चल जाता है Mn+2 में। ठीक है भैया, ठीक है, ओके। I माइनस किस में चल जाता है, I2 में चल जाता है। ठीक है, और H प्लस, H और O से क्या बन जाता है, यहाँ पे H2O बन जाता है, ये पता होना चाहिए। चलिए बैलेंस करते हैं। मैग्नीज कितना है 2, तो यहाँ भी मैग्नीज 2 आ जाएगा। ठीक है, आयोडीन कितना है 10 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 10 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 16 है, तो यहाँ पे 8 2 जा 16 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 4 2 जा 8, यहाँ भी 8 है। सब बैलेंस है, चेक कर लो। मैग्नीज 2, मैग्नीज 2, आयोडीन 10, आयोडीन 10, हाइड्रोजन 16, हाइड्रोजन 16, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8। चार्ज भी चेक करो, यहाँ पे 2 1 जा -2 है ना, एक माइनस तो 2 है, तो यहाँ पे -2, 10 1 जा -10, 16 1 जा 16 प्लस, तो भैया 16 है, और यहाँ तो यहाँ पे आया +4, इस साइड +4 है, यहाँ देखो 2 2 जा +4, यहाँ कोई चार्ज नहीं, यहाँ कोई चार्ज नहीं, तो चार्ज भी बैलेंस और एटम भी बैलेंस, दोनों चीज हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। MnO4 किस में जाता है, Mn+2 में। I माइनस किस में जाता है, I2 में। H और O से क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। ठीक है, पता होना चाहिए सब। आगे बढ़े, अगला रिएक्शन देखो क्या, जल्दी उतारो, रब करूंगा इसको, मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, उतार लिए ना। हम्म, चलो ध्यान से देखो क्या बोला है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ये डाइक्रोमेट का रिएक्शन है। डाइक्रोमेट में Fe+2 किस में चला जाता है, Fe+3 में चले जाता है, ये सब पता होना चाहिए। फिर बताऊं, डाइक्रोमेट में भी सेम होता है, I माइनस किस में चले जाता है, I2 में चले जाता है। और बताऊं, हाइड्रोजन सल्फाइड किस में चला जाता है, सल्फर में चला जाता है। और बताऊं, Sn+2 SN4 में चला जाता है। ये सब पता होना चाहिए। डाइक्रोमेट में यही 4 रिएक्शन हमें पढ़ना होता है। ठीक है, चलो आओ फटाफट से करते हैं। तो यहाँ पे कौन है, Cr2O7-2 है, साथ में कौन दिया है, 6Fe+2 दिया है, साथ में कौन दिया है, 14H प्लस दिया है। तो आओ चेक करते हैं। क्रोमियम है ना, ये चल जाता है, पता है किसमें, क्रोमियम +3 में चला जाता है। ठीक है, साथ में क्या होगा बोलो, Fe+2 Fe+3 में चला जाता है। ठीक है भैया, और H प्लस और O से क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। ये सब पता होना चाहिए। जैसे MnO4 माइनस किस में गया था, Mn+2 में। बैलेंस करिए, 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे 2 क्रोमियम हो जाएगा, 6Fe है, यहाँ भी 6Fe हो जाएगा, 14H है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 7, बैलेंस हो गया। एटम चेक करो, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 6Fe 6Fe, 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, बिल्कुल सेम है। एटम भी बैलेंस है तो चार्ज भी बैलेंस हो ही जाता है। चेक करो, यहाँ -2 है, 6 2 जा +12 लिखते चलो, -2 6 2 जा +12 एंड 14 1 जा 14, तो वैल्यू कितना हो गया 26, यहाँ हो गया 24 है ना, 26 से 2 गया 24। यहाँ चेक करो, 3 2 जा 6 6 3 जा 18, 18 और 6 24, बैलेंस है बिल्कुल। तो ये रिएक्शन वाला पार्ट भी हमने कर लिया। जल्दी उतारो, फटाफट से उतारो। देखो सब्जेक्टिव थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर कोई बात नहीं, करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलो भैया हो गया, अच्छे से कर रहे हो ना, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा होगा, वैसे वाइट में डाला है मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला, would you expect benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition than propanol? Justify your answer। देखो भैया, ये मेरे को ना इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, जो भैया एकदम कंसेप्ट को निचोड़ के निकालते हैं। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है, ये है मेरा बेंजीन, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH, ये है बेंजल्डिहाइड, और मेरा कौन है, प्रोपेनल। प्रोपेनल मतलब 3 कार्बन। ठीक है, ये है मेरा प्रोपेनल, है ना। आपको पता होना चाहिए प्रोपेनॉल और बेंजल्डिहाइड में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, बेंजल्डिहाइड। ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि यहाँ पे डेल्टा माइनस है और यहाँ पे डेल्टा प्लस है, ये रेजोनेंस में चले जाता है। ये भैया पाई बॉन्ड किस में चल जाएगा, रेजोनेंस में चल जाएगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा प्लस है ना, इसका वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस है, तो डेल्टा प्लस का वैल्यू यहाँ पे इसके कंपैरिजन यहाँ पे ज्यादा रहता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा भैया, जहाँ पे ज्यादा गरीबी है वहीं पे ना अटैक करेगा। तो भैया कहाँ अटैक करेगा, प्रोपेनल पे। तो हम लोग बोलेंगे प्रोपेनल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड, as the carbon has the more polarity, more delta plus than that of benzaldehyde। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया ना, ये रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है, बस और क्या बात है, मैं हल्का सा दिखाऊं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये देखो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ऊपर चल जाएगा तो O पे माइनस आ जाएगा,
ये वाला बॉन्ड कहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड आपका इधर चल जाएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये उठ के इधर आएगा, सॉरी। हाँ ठीक ही तो बनाया, तो यही तो दिक्कत है, ठीक है। देखो, ये रहो मेरो पेंसिल, देखो ये कुछ ऐसा था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये चला गया इधर, ठीक है, फिर ये चला जाएगा इधर, तो ये वाला पाई बॉन्ड मेरा चला गया इधर, चला गया ये वाला पाई बॉन्ड मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, तो वो रेजोनेंस में चल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव कौन है मेरा, बेंजल्डिहाइड, और प्रोपेनॉल में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, प्रोपेनॉल है, ठीक है ना। चलो भैया आगे बढ़े। ओके, बोला है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। देखो भैया रिएक्शन वाला पार्ट दिया, फटाफट से करेंगे। क्या बोला है, यहाँ पे लिखा है CH3, यहाँ लिखा है CH2, यहाँ लिखा है Cl। यहाँ पे कौन है भैया, Na पे Cn है, तो आपको पता है Na प्लस होता है, Cn पे क्या होता है, माइनस। कार्बन Cl में कौन पावरफुल, Cl, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, तो हमारा पहला प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2 Cn, इसको बोलते हैं इथाइल साइनाइड, ठीक है, दो कार्बन इथाइल साइनाइड। और इसको पास कर दिया, H2 है, साथ में निकल है, H2 का एडिशन होगा, तो ये क्या होता है, रिडक्शन होता है, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये है CH3, ये है CH2, साइनाइड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और पता है यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये पाई बॉन्ड भी टूटेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो हमारा आंसर क्या होगा फाइनल, CH3 CH2 CH2 NH2, एंड दैट्स माई फाइनल आंसर, ठीक है। CH3 CH2 CH2 NH2, ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर है, क्लियर है। जल्दी उतारेंगे, क्वेश्चन नंबर बी कराता हूं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर ए हो गया है, बी करेंगे फटाफट से, रब कर दूं इसको। दिस इज गोइंग टू बी रब। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोला फटाफट से, C6H5NH2, ये पता है क्या होता है, C6H5NH2 ये एनिलीन होता है, और एनिलीन को जब जब हम लोग पास करेंगे किससे, सोडियम नाइट्राइड और साथ में HCl, ये आपको पता होगा भैया, ये डाइनोजियम सॉल्ट है, क्या है भैया, डाइनोजियम सॉल्ट है, याद है। तो ये क्या होने वाला है, यहाँ पे N2 प्लस आ जाता है, और यहाँ पे Cl माइनस आ जाता है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसको किससे पास किया है, C6H5NH2, इसको एनिलीन बोलते हैं, और ये कौन सा रिएक्शन है भैया, कपलिंग रिएक्शन, इसको एजोडाइ टेस्ट भी बोलते हैं। पता है कैसे होगा रिएक्शन, देखो एंजॉय करेंगे कैसे भैया, ये आ गया है, यहाँ पे कौन है, N2 प्लस Cl माइनस, सो गया है, इसको भी सुला दिया है। अब देखो भैया यहाँ पे क्या होने वाला है, हर बेंजीन के कार्बन पे कौन होता है, H होता है, यहाँ से H और Cl मिलके बॉन्ड बनाएगा, ये निकल जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो कुछ ऐसा आता है, बच गया कौन, N2, N और N के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एंड दैट्स माई फाइनल आंसर, और कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको भैया यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल जाता है, एंड दैट्स माई फाइनल आंसर। और ये जो कंपाउंड बनता है ये येलो कलर का डाई बनाता है, ये बेसिकली येलो कलर का होता है, ठीक है। और इसका नाम पता है क्या है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, जिसको आप बोल सकते हो पैरा पे अमीनो है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है। और ये येलो कलर का डाई होता है, दैट्स माय फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पहले डाइनोजियम था और फिर कपलिंग दे दिया, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं, ठीक है। चलो भैया फटाफट से उतार लो, आगे बढ़े 21 पे बढ़ते हैं फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अब हम लोग सेक्शन सी में आ गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो क्या बोला है देखो, कि राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट, ग्लूकोज का रिएक्शन दे दिया है, तो पहले ग्लूकोज क्या होता है पता होना चाहिए। देखो ग्लूकोज आपको पता है, ऊपर में तो एल्डिहाइड होता है, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे होता है CHOH होल 4, और यहाँ पे होता है CH2OH, ये मेरा ग्लूकोज है। ग्लूकोज को पहले मैंने पास कर दिया HCN से, आपको पता है H पे प्लस होता है, CN पे माइनस होता है, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा माइनस, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस। तो साइनाइड किस पे अटैक करेगा, इस पे, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बन गया देखो, C है, ऊपर क्या आ गया, O पे माइनस, इस पे H तो लगा वही है, अटैक कौन किया, साइनाइड, तो एक बार मैं साइनाइड को यहाँ दिखा देता हूँ, नीचे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको कोई मतलब नहीं है। अब O माइनस आ गया, O माइनस को क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा, तो ये O माइनस किस में चेंज हो गया, H में चेंज हो गया। यहाँ तो पहले से कौन था, H था ही, तो यहाँ पे कौन नया ग्रुप आया, साइनो ग्रुप, और OH ग्रुप, जिसको हम लोग साइनोहाइड्रिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था, हमने किसके साथ रिएक्शन किया, HCN के साथ। जल्दी उतार लो फटाफट से, Br2 वाटर के साथ भी करते हैं, चलो।
पानी कम था इसमें। पानी लेके आई ना, ठीक है, हल्का सा गर्म कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। ब्रोमीन वाटर, आगे बढ़ो। ब्रोमीन वाटर, आप ब्रोमीन वाटर क्या होता है आपको पता होगा। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड है। एकदम थोड़ा सा गर्म करिएगा एकदम। यहाँ पे क्या है, CHOH। अच्छा आपने भी सुन लिया क्या? चलो कोई बात नहीं, सुन लिया तो थोड़ा सा तो गर्म करने बोला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है भैया, ब्रोमीन वाटर है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसमें एक ऑक्सीजन है, उसमें दो आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH है, और बाकी नीचे कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे कौन है, CH2OH, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बोलो भैया, ग्लूकोनिक एसिड। उतार लो फटाफट, जल्दी उतारो फटाफट से। जल्दी उतारिए। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। HCl में क्या बना, साइनोहाइड्रिन, और यहाँ क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड। चलो आगे बढ़े, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी भैया, क्वेश्चन नंबर 22, न्यूमेरिकल्स आ गया। तुम तो भाग जाओगे छोड़ छाड़ के, सर न्यूमेरिकल्स नहीं होता हमसे, ठीक है। तो नहीं होता तो छोड़ दो, कट गया 2 या 3 नंबर, 3 नंबर का था ना, 3 नंबर कट जाएगा। तो देखो भैया क्या बोला है, समझाता हूं, देखो। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, आराम से बताओगे बिल्कुल, जो एकदम फील लेके। ये मेरे पास क्या है, इसके अंदर मेरे पास जल है, ये वाटर है, बिल्कुल प्योर था। अब तुमने इसमें क्या मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया, ठीक है। क्या बोला है देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट। अब जब तुमने मिला दिया है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, तो TS लिख दूं। ये क्या है भैया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100.20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन। अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ये था बॉइलिंग पॉइंट, क्या था मेरा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब मुझे निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। आइए देखिए फटाफट से ना, ये था मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हमें बोला है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। आगे देखते हैं। मोलल कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ KF एंड KB, ठीक है। पहले KF का दे दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट दिया हुआ है, KF का कितना दिया है, 1.85 है, और KB का कितना दिया है, 0.512 है, ठीक है। और कुछ दिया है, नहीं दिया है, अरे बाबा, अच्छा क्वेश्चन बन गया। देखो कैसे करेंगे, आराम आराम से। हमें आपको पता होना चाहिए कि जो डेल्टा TF होता है वो पता है क्या होता है, TS, सॉरी, क्या होता है, T0F-TS होता है, या F लिख देता हूं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये बात हमें पता होना चाहिए बार बार। और एक बात बताता हूं, और जो डेल्टा TB होता है, ये पता है क्या होता है, ये होता है मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस T0B, ठीक है। ये दो चीज पता होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये T0F क्या है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, और ये क्या है मेरा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर, ठीक है। अब देखो, अगर अगर मुझे क्या निकालना है, डेल्टा, क्या निकालना है, मैं, हाँ, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन। हमें चाहिए डेल्टा TFS। तो अगर मैं बोलूं इस सबको इधर भेज दूं, तो मैं बोल सकता हूं TFS जो होगा वो होगा T0F माइनस डेल्टा TF, ठीक है, यही तो होगा। अब मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ सबको, क्योंकि डेटा सारा मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो। अग और एक बात मैं आपको बताता हूं, कि जो डेल्टा TF होता है वो होता है KF इंटू एम। ये सब अगर नहीं पता होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। डेल्टा TF होता है KF इंटू एम, और जो डेल्टा TB होता है वो होता है KB इंटू एम, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे मोलालिटी पता चल जाए, M, देखो इससे क्या होगा, अगर मुझे M पता चला गया, KF मुझे पता ही है, तो डेल्टा TF आ जाएगा, और डेल्टा TF यहाँ पुट कर देंगे। T0F हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर तो पता ही होता है, तो यहाँ से TFS निकल जाएगा। मतलब घुमा फिरा के बात हमें क्या चाहिए, M चाहिए। अगर आप किसी तरह से मोलालिटी निकाल लेते हैं तो मेरा पूरा का पूरा खेला हो जाएगा, ठीक है। फिर से बताऊं क्या, देखो ना, क्योंकि डेल्टा TB होता है KB इंटू एम, डेल्टा TF होता है KF इंटू एम। क्योंकि मुझे डेल्टा TF चाहिए ना, तो अगर मोलालिटी पता चल जाएगा, KF तो पता है, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा TF आ जाएगा, और T0F
बॉइलिंग आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अरे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो मैं पता है वाटर का। पर अगर डेल्टा टीएफ पता चल जाए तो ऑब्वियस सी बात है इसको इससे माइनस करेंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर वो सब भी तो ठीक है, मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, बाप रे बाप क्या दे दिया, अरे कुछ नहीं दिया, देखो आराम से निकलेगा। देखो डेल्टा टीवी क्या होता है, टीबीएस माइनस टी नॉट बी होता है। और क्या मुझे ये भी पता है कि डेल्टा टीवी जो होता है वो के बी इंटू क्या होता है, एम होता है। चलो भैया सॉल्व करे क्या, सॉल्व करे क्या, कैसे करेंगे सॉल्व, आ जाओ देखो। टीबीएस दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, जल्दी से पुट करो यहाँ पे। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। अरे इतना तो पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना आ गया 0.20 डिग्री सेल्सियस हो गया। डेल्टा टीबी आ गया, बोलो हाँ या ना। अब देखो भैया डेल्टा टीबी आ गया है, आपको पता है डेल्टा टीबी जो होता है वो होता है के बी इंटू एम, बोलो हाँ या ना। तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी बाई के बी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। डेल्टा टीबी कितना दिया हुआ है 0.20 और केबी का वैल्यू कहाँ दिया है 0.512। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप घर में करोगे, ठीक है। मोलैलिटी का वैल्यू आ गया, अब देखो क्या करना, मोलैलिटी का वैल्यू आ गया है देख लो। अब इस मोलैलिटी का वैल्यू को कहाँ गया यहाँ पुट करेंगे। तो मोलैलिटी है के एफ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा टी एफ आ जाएगा। डेल्टा टी एफ का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये हमारे पास पहले से है, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा खेला किसका था, मोलैलिटी का। मोलैलिटी निकालोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आराम से वीडियो को 2 बार पॉज करना, स्लो करना, आराम से करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। और आप तो करते तो नहीं हो, कमेंट करके मुझे आंसर बता दोगे तो मैं उसमें बता दूंगा सही है या गलत है, वरना गलत ही होगा, ठीक है। कमेंट करोगे तो मैं भी रिप्लाई करूंगा, ठीक है भैया। चलो क्लियर है, आगे बढ़े फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, स्टेट कुलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। आपको तो पता ही है यार कुलरॉस लॉ क्या होता है। बेसिकली ये निकालते क्या है हम लोग, इलेक्ट्रोड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जैसे अगर मुझे निकालना है कैपेम नॉट ऑफ NaCl, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस, ठीक है। अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना होता है इलेक्ट्रोलाइट का, तो सम ऑफ द इंडिविजुअल आयंस को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये मेरा निकल जाता है, यही मेरा क्या है कुलरॉस लॉ, ठीक है ना। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी हमें पता ही होता है। देखो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ का डेफिनेशन बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन है ये तो आप कर ही लेना अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, अ सर्टेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स एट 300 केल्विन। देखो जब मेरा टेम्परेचर था 300 केल्विन, तब मेरा आधा रिएक्शन 50% का मतलब टी हाफ कितना लग रहा था 20 मिनट लग रहा था। पर जब आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, कितना कर दिया 350 केल्विन कर दिया, तब जो आधा समय लग रहा था रिएक्शन को वो लग रहा था 5 मिनट। अच्छा भाई ठीक है, क्या बोला है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, अर्हेनियस से ये फॉर्मूला निकला था, log of k2 by k1 is equal to EA by 2.303 into R 1 by T1 minus 1 by T2, ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो भैया स्टार्ट करें, K2 K1 तो दिया हुआ ही नहीं है सर, तो भैया निकालते हैं ना। कि आपको पता है कि टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो होता है 0.693 बाई के, ये फॉर्मूला है। तो चलो पहले K1 निकाल लेते हैं, इससे मुझे क्या निकलेगा K1, इससे मुझे क्या निकलेगा K2। तो अगर मैं K1 निकालूंगा तो क्या होगा 0.693, पहला का टाइम कितना दिया हुआ है 20 मिनट, इसको सॉल्व करेंगे तो K1 निकल जाएगा। और दूसरे का टाइम कितना दिया 5 मिनट, इसको सॉल्व करेंगे तो K2 निकल जाएगा। ये K1 है ये K2 है, तो यहाँ पुट करेंगे K2, यहाँ पुट करेंगे K1, कर दोगे। ये निकालना है 2.303, आर का वैल्यू आपको पता होता है 8.314, पुट कर देना। T1 कितना है 300, T2 कितना है 305, वैल्यू पुट करोगे, एक इक्वेशन एक वेरिएबल क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप करना, मैंने वैल्यू बता दिया, वैल्यू को पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 25 की तरफ बढ़ते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज दिया हुआ है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अच्छे से याद कर लेना भैया। साइंस टीचर कौन, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। और इसका एटॉमिक नंबर 21 कितना होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है, which element is a strong reducing agent in +2 oxidation state and why? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मत समझना, इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रोमियम +2, ठीक है भैया, क्रोमियम +2 हमेशा जाना चाहता है क्रोमियम +3 में। क्रोमियम +3 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन में जाता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो +2 में कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्रोमियम। ऐसा क्यों, क्योंकि जब क्रोमियम +3 में चल जाता है तो ये बहुत स्टेबल हो जाता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया भैया, ऐसा क्या हो गया, क्यों स्टेबल है, देखो मैं आपको बताता हूँ। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और ये होता है आर्गन 18, 4s1 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो यहाँ पे भैया 3d3 बनेगा, ठीक है। और आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा होगा भैया, नीचे होता है T2G, ऊपर होता है Eg, 3 इलेक्ट्रॉन है तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आता है और ये हाफ फील्ड हो जाता है। तो रीजन लिखना क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल, T2G3 एंड Eg0 ऑर्बिटल, ठीक है। हाफ फील्ड होने के वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो Cr+2 इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, लिखो Cr+2 इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड T2G3 ऑर्बिटल विच लीड्स टू स्टेबिलिटी, वो बहुत उसको स्टेबल कर देता है, ठीक है। बोला है Zn+2 सॉल्ट आर कलरलेस, क्योंकि जिंक के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता है, और जिसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा वो कभी भी कलर्ड नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूं, देखो Zinc+2, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18, 4s2 3d10, 4s2 3d10, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे D10 है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो कभी भी कलर्ड नहीं हो सकता, ठीक है भैया। वो हमेशा कलरलेस होगा, क्यों, क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता है। अरे ट्रांजिशन तभी ना होगा जो कोई अनपेयर्ड होगा, जब सब पेयर्ड है तो भैया संत्र बन गया, सिंगल रहते हैं तब ना भागते हैं इधर उधर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, हाउ डू यू कन्वर्ट, कन्वर्ट के मैंने बार बार इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के वीडियो डाले हुए, अच्छे से कर लीजिएगा। पहला बोला है क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, ये मेरा क्या है, ये मेरा है क्लोरोबेंजीन, और इसको कन्वर्ट करना है बाइफिनाइल में। बाइफिनाइल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा फिटिक रिएक्शन, अगर इसका तुम 2 मोल लोगे, अगर इसको पास कर देते हैं 2 मोल ऑफ यहाँ पे भी Na लेते हैं और साथ में लेते हैं ड्राई ईथर, तो पता है क्या होता है, एक Na एक Cl को लेके भागेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, दूसरा Na दूसरा Cl को लगे जाएगा तो वही बॉन्ड टूटेगा, और दोनों डाइमराइज हो जाते हैं। ये रिएक्शन को बोला जाता है फिटिक रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे बोलते हैं। फिर बोला है प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन, ये तो मेरे हर कन्वर्जन वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये प्रोपीन है, और कन्वर्ट करना है 1 आइडोप्रोपेन में। तो देखो भैया 1 आइडोप्रोपेन क्या होगा, मैंने लिखा CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे CH2 नहीं होगा, यहाँ पे CH होगा, और यहाँ पे आयोडीन आ गया, ठीक है, 1 आइडोप्रोपेन। नहीं ठीक तो था, CH2 ही तो होगा, ठीक है तो है, ठीक है। चलो क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो पहले मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया HBr पेरोक्साइड, ये कौन सा रूल है भैया, एंटी एम के रूल है। क्या होता था, पाई बॉन्ड टूटेगा, साइड में Br बीच में H, तो क्या होगा, CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है, बीच में लगेगा H, साइड में लगेगा क्या भैया, Br, ठीक है, हो गया। अब Br को I से रिप्लेस करना है, तो भैया फिनक्लिस्टीन रिएक्शन आपने पढ़ा था, यहाँ पे क्या लेते हैं NaI, यहाँ पे लेते हैं एसीटोन, तो Na पे प्लस है, I पे माइनस है, Br पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस, प्लस को माइनस, तो कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। चलो भैया अगला क्या बोला, 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो ये भैया 2 ब्रोमोब्यूटेन है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, 2 ब्रोमोब्यूटेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ये देखो, ये है, कलर को भी चेंज किया था मैंने, क्या हो रहा है, अच्छा उल्टा है क्या पेन में, ओके। 2 ब्रोमो आपका ब्यूटेन दिख रहा है। अब बनाना है ब्यूटूइन, ब्यूटूइन, ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन है, यहाँ सिंपली ले लो अल्कोहलिक KOH,
ठीक है, तो यहाँ से Br जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, काम खत्म हो गया, अल्कोहलिक। इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्या बोला है? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होगा? सबसे पहले तो भैया अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग, तो ये होगा 1 नंबर पे। उसके बाद ये होगा 2 नंबर पे, ये होगा 3 नंबर पे। क्यों? ये प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन में दो दो एच है, यहाँ पे एच बॉन्डिंग अच्छा होगा एज कंपैरिजन टू 2 डिग्री अमाइन। तो सबसे अच्छा होगा दिस, फिर दिस, फिर दिस। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि गिव क्या वर्ड है, प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग। बाप रे, तुम देख रहे हो वर्ड, देख रहे हो? ठीक है, क्या बोला है? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। कल ही मैंने वीडियो डाला है गैब्रियल थैलामाइड का, ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन का। तो याद होगा गैब्रियल थैलामाइड में होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो, गैब्रियल थैलामाइड में क्या करते हैं हम लोग, व्हाइट ले लो। देखो गैब्रियल थैलामाइड में क्या करते हैं हम लोग, पहले लेते हैं थैलामाइड, ठीक है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे NH होता है, और यहाँ भी क्या होता है, सी डबल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं थैलामाइड। तो पहले तो हम लोग बेस से पास कर देते हैं, लाइक KOH से मैंने पास कर दिया, तो K पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है, N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो यहाँ से H जाता है, यहाँ से OH जाता है। ठीक है, तो पता है क्या होता है यहाँ पे ये जो कंपाउंड बनता है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे N है और यहाँ पे K आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या है, सी डबल बॉन्ड हो, ये बन गया ना, N पे माइनस है, K पे प्लस है, मेटल है तो चार्ज होगा। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं RX, यहाँ पे हम लोग लेते थे एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि डेल्टा माइनस है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे सुनना, जब हम लोग ये रिएक्शन करते थे तो हमें क्या मिलता था, प्राइमरी अमाइन। और कैसा मिलता था, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन। ठीक है, क्योंकि ये मेरा एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे आप एराइल हैलाइड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जब आप एराइल हैलाइड लोगे तो ये भैया कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो खुद में ही रेजोनेंस कर रहा है, तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एल्काइल हैलाइड तो टूट जाएगा, पर एराइल हैलाइड कभी भी नहीं टूटता है। इसीलिए हम लोग कभी भी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन यहाँ पे नहीं बना सकते बिकॉज एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ओके। अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमाइन, क्योंकि अमाइड्स के अंदर क्या होता है भैया, खुद के अंदर ही रेजोनेंस हो जाता है ना। एन पे लोन पेयर है, यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, रेजोनेंस हो जाएगा, दूसरे को क्या देगा, खुद को ही दे रहा है, इसलिए भैया ये लेस बेसिक होता है देन अमाइन से। अमाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, खुला मचा सकते हैं अमाइन में। अगर मैं बात करता हूँ अमाइन में, अमाइन क्या होता है, लाइक CH3NH2, इसको तो किसी को देना ही नहीं है, दूसरे को देना है। जो अच्छे से डोनेट कर सकता है वो मेरा अच्छा बेस होता है। ठीक है, चल आगे बढ़े। क्या क्या बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव प्रोटीन एंड द डीनेचुरेटेड प्रोटीन। तो नेटिव प्रोटीन मतलब जिसका अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा, जिसका 3D स्ट्रक्चर होगा, जो नॉर्मल मेरा होता है वो मेरा कहलाएगा नेटिव प्रोटीन। बट डीनेचुरेटेड प्रोटीन क्या होता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब जब आपका प्रोटीन का बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाता है, मान लो उसका पीएच चेंज हो गया या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जो मेरा हेलिक्स होता है वो अनकॉइल्ड हो जाता है, बॉन्डिंग मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। मतलब व्हेन द नेटिव प्रोटीन लूजेस इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो उसका मेरा एक्चुअल बायोलॉजिकल एक्टिविटी था, जब वो लॉस हो जाता है तो उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे कोगुलेशन आपका बोलते हैं, कोगुलेशन ऑफ एग, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, तो ये सब मेरा हो जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब जिसमें 2 मोनोसैकेराइड होता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज तो मेरा मोनोसैकेराइड है, मोनो। लैक्टोज ये मेरा डाइसैकेराइड है। एमाइलोज ये तो पॉलीसैकेराइड है। और फ्रक्टोज ये भी मेरा मोनोसैकेराइड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला बोला है विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए विटामिन के होता है रिस्पॉन्सिबल। कौन सा, विटामिन के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड वाला। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है सेक्शन नंबर डी, जो मेरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। फटाफट से देखते हैं क्या दिया है। हो बाप रे बाप, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन करना पड़ेगा। आ जाओ, बोला है व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS इसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बहुत बार वर्ड यूज किया है। जो रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज सेड टू बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। भैया जो सबसे स्लो है उसी में ज्यादा समय लग रहा है, उसी पे रिएक्शन डिपेंड करता है। द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज सेड टू बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, हो गया। डिफाइन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स।
एक होता है एलिमेंट्री जो सिंगल स्टेप में होता है। द रिएक्शन विच टेक्स मोर देन वन स्टेप इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन सिंगल स्टेप इज सेड टू बी एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ये सब लिखते चलना भैया। ठीक है, फिर बोला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, अर्हेनियस पेसी ने बात किया था। क्या होता है कि ऑन एवरी 10 degree rise in temperature, on every 10 degree rise in temperature, the rate constant is nearly doubled. अगर पहले मेरा टेम्परेचर अगर T था तो रेट कांस्टेंट मेरा K था। अगर आप T प्लस 10 कर देंगे तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा 2K। तो लिखना ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। और यहाँ पे अर्हेनियस ने एक इक्वेशन भी दिया था क्या कि K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। और इसी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता था log k2 by k1 इज इक्वल टू क्या ई ए बाय 2.303 इंटू आर 1/t1 माइनस 1/t2। अच्छे से दिखाओगे तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या। अब और दिया है, एक ही कर ले, दोनों करके बताना पड़ेगा, दोनों बताना पड़ेगा क्या। ओह बोला है why is molecularity applicable only for the elementary reaction whereas order is applicable for elementary as well as complex reaction। देखो मोलेकुलरिटी का मतलब क्या होता है कि कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टेक्स पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। मोलेकुलरिटी इज वैलिड ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि जो एक ही स्टेप में बताना है ना कि भैया ए प्लस बी टकराया तो सी बना। जब एक से ज्यादा स्टेप होता है, जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो मोलेकुलरिटी को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मोलेकुलरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। पर ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो ये भैया तुम एलिमेंट्री के लिए निकालो, कॉम्प्लेक्स के लिए निकालो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए मैंने करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा अच्छा बी में दिया था क्या ये दोनों में कोई एक करना है, तब तो ये बी वाला ऊपर वाला तो इजी था, ये तो आसानी से कर सकते थे। ठीक है, अब देखो सी नंबर में क्या बोला है, 4 नंबर का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन आ गया था ये वाला। ठीक है, देखो क्या बोला है कि द कन्वर्जन ऑफ x टू y फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। मतलब x से y गया है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक से तो रेट लॉ क्या होगा k, x की पावर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इंक्रीजेस 3 टाइम, अगर x का कंसंट्रेशन तुमने 3 टाइम्स कर दिया है, हाउ विल बी द रेट अफेक्ट। सिंपल, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो भैया रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स। अब बोलोगे सर इतना इजी, बस यही करना होता है। अरे देखो ना, अगर तुम्हें अच्छे से करना है तो देखो कंसंट्रेशन चेंज किया तो नया रेट क्या हो जाएगा, आर डैश होगा, के है, बोलो ना यहाँ पे क्या है 3x का स्क्वायर है, बोलो हाँ या ना। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 को आगे लिख दूं, के यहाँ पे कौन है एक्स स्क्वायर, तो के एक्स स्क्वायर को ही हम लोग क्या लिखते थे आर, तो आर डैश जो होगा 9 इंटू आर होगा, मतलब पुराने वाले रेट के 9 टाइम्स हो जाएगा। हेंस द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो ये रहा हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है, जल्दी उतार लो। भैया सैंपल पेपर करने से ना बट डर खत्म हो जाता है कि हाँ सर ये टफ था। अगर अभी सारे टफ क्वेश्चन देख लोगे तो एग्जाम में डर नहीं लगेगा। ठीक है, चलो ओके क्या बोला है, व्हाट हैपेंस व्हेन द फिनॉल रिएक्ट बी। बाप रे बाप, एक एक क्वेश्चन भैया तगड़ा वाला, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन, सारा रिवाइज हो जाएगा। देखो होता क्या है, फिनॉल का दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, एक तो ये ब्रोमीन वाला, जब तुम ब्रोमीन को CH2 के साथ पास करते हो ना तो भैया पता है क्या बनता है, एक बार एक बार एक बार, इसमें दो प्रोडक्ट बनता है। फिनॉल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो एक बार कहाँ लग जाएगा ऑर्थो पे Br लग जाएगा और एक बार पैरा पे Br लग जाएगा, काम खत्म है, क्योंकि भैया डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा, काम खत्म। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं ऊपर में ही कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फिनॉल को ना आप पास करोगे ना कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, तो ये पता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे OH आता है, यहाँ पे NO2 आता है, यहाँ पे भी NO2 आता है, दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे NO2 ग्रुप लग जाता है। इसको बोलते हैं टू, ये 1 है ये 2, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, पता होना चाहिए। ठीक है भैया, तो ये हमारा हो गया अच्छे से। ठीक है, चलो जल्दी उतार लो, उतारते हुए चलेंगे। हम्म, अच्छे से कर रहे हो ना क्वेश्चन वोश्चन, फोन आ रहा है किसी का, एक सेकंड, हेलो। भैया हेलो हेलो हेलो, आगे चलो, आगे बढ़े, क्या बोला है,
विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, फिनॉल और क्रिसॉल? ये क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा, मैं दूसरा वाला कर देता हूँ। राइट द आईयूपीएक नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन रीमन टीमन रिएक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है, देखो आपको पता होगा राइमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग लेते हैं फिनॉल, और फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी से बताओ भैया, सैलिसल्डिहाइड में। ये कौन है भैया, सैलिसल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ये भी कल मैंने रिकॉर्ड किया है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में, कि इन द राइमर टीमन रिएक्शन फिनॉल इज कन्वर्टेड टू सैलिसल्डिहाइड, पर किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे लेते हैं क्लोरोफॉर्म, साथ में लेते हैं एक्वस NaOH, और साथ में कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो भैया ये कन्वर्ट हो जाता है सैलिसल्डिहाइड में, ठीक है। इन द राइमर रिएक्शन फिनॉल इज कन्वर्टेड टू सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। और कुछ बोला है क्या, अच्छा इसका आईयूपीएक नेम बोला है, अच्छा ये तो कॉमन नेम है तो क्या होगा, ये 1 है ये 2 है, क्योंकि एल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तो इसको बोलेंगे क्या, 2 पे कौन है भैया, हाइड्रोक्सी, और बेंजीन प्लस एल्डिहाइड क्या होगा, बेंजल्डिहाइड, तो आंसर हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, सेक्शन नंबर सी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब भैया तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चन करना है क्या, मैं ही कर दूं क्या, देखो भैया 31 में आ चुके हैं, क्या बोला है? क्या बोला है, क्या बोला है? मैं ए कर देता हूँ न्यूमेरिकल्स वाला, ये जो है ना बी का 1 और 2, आप थोड़ा सा ट्राई करना, ठीक है। नहीं करोगे मैं ही करवा दूं क्या, ठीक है, पहले ए तो करो न्यूमेरिकल जिससे तुम भागते हो। बोला है राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ। ओ भैया ईएमएफ है, ईएमएफ के लिए हमें नस्ट इक्वेशन आना चाहिए, आता है क्या नस्ट इक्वेशन, क्या था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग लॉग क्यूसी। आप बोलोगे सर आप कर ही दीजिए ना, आइए मैं कर देता हूं, देखो पहले इसको अच्छे से लिखो, ये भैया कौन सा पार्ट होता है, एनोड वाला पार्ट होता है, ये मेरा कौन सा पार्ट होता है, ये मेरा कैथोड वाला पार्ट होता है। जब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एसएन, एसएन किस में चला गया, SN+2 में चला गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। हाइड्रोजन जो मेरा H+ था, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, अरे भैया एक तो एक ही एक्सेप्ट करता है तो 2H+ आएगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों को जोड़ दो, ऊपर कर दो इसको थोड़ा सा, अब देखो भैया दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, SN+2H+ से क्या बन गया, SN+2, और साथ में क्या है H2, ठीक है भैया, अच्छे से लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, H2 किस में है, गैसियस फॉर्म में है, SN+2 हमारा एक्वस फॉर्म में होगा, कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.004 मोलैरिटी दिया हुआ है, H+ आयंस कहाँ है भैया, 0.02 है, और SN मेरा सॉलिड के फॉर्म में होगा, ठीक। ओके क्लियर है ना। अब देखो आपको पता है क्या निकालना है, हमें सेल निकालना है ना, तो ये पता होना चाहिए कि ई सेल जो होता है, ई सेल जो होता है वो होता है मेरा ई नॉट शेल माइनस 0.059 बाय एन, एन मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, लॉग ऑफ लॉग ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन कौन है, SN+2, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कंसंट्रेशन ऑफ SN+2, ठीक है, और यहाँ पे कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ H+, और यहाँ पे ऊपर में स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब ई सेल का वैल्यू तो दिया भाई नहीं, आप बोलोगे सर ये सब तो ठीक है दिया हुआ, ई नॉट शेल कहां से लाए, याद करो आज का पहला या दूसरा क्वेश्चन था, ई नॉट शेल क्या था, जल्दी बताओ ना, ई नॉट शेल क्या था, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, सिखाए थे, यही क्वेश्चन का कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। अब बोलोगे सर इसमें कैथोड कौन है, एनोड कौन है, अरे भैया बताए तो, जो मेरा लेफ्ट साइड होता है, याद करो लोन, लेफ्ट साइड होता है वो होता है एनोड, और एनोड में क्या होता है, एनोड में क्या होता है, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन है, और ये क्या है मेरा, बोलो कैथोड, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। तो भैया यहाँ पे क्या ले लेंगे, कैथोड का वैल्यू अगर मैं सॉल्व करता हूँ ई नॉट शेल, तो ई नॉट शेल हो जाएगा क्या, ई नॉट ऑफ कहाँ से कहाँ, H+ से H2 ले लो, ठीक है, माइनस माइनस ई नॉट ऑफ SN+2 से SN, ठीक है। अब H का तो वैल्यू 0 होगा, माइनस SN+2 का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 0.14, सॉल्व कर लेंगे तो 0.14 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब देखो इस वैल्यू को तुम यहाँ पे रखोगे, बोलो रखोगे या नहीं रखोगे, इसको यहाँ पे रखोगे, 0.059 है, n मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है, SN से SN+2 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो यहाँ पे 2 रख दोगे, लॉग ऑफ SN+2, SN+2 का वैल्यू क्या है 0.004, H+ का वैल्यू क्या है 0.02 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर खाली लॉग सॉल्व कर दीजिए ना, चलो मैं इतना आपके लिए कर देता हूँ यार, क्यों टेंशन लेते हो, मैं इतना क्या मैं पूरा ही कर देता हूँ, देखो ई सेल
इक्वल टू ई नॉट सेल कितना है 0.14, ठीक है 0.14 माइनस 0.059, एन का वैल्यू कितना है 2, लॉग ऑफ SN+2 का कंसंट्रेशन कितना है 0 पॉइंट कितना है भैया, ये तो दिख जाए 0.004, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 0.02 का होल स्क्वायर, तो 0.02 इंटू 0.02, यही तो था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक पॉइंट हटेगा, कलर चेंज कर देते हैं, देखो एक पॉइंट हटेगा तो नीचे 3 जीरो आएगा, 3 ही है ना, 0.004, एक बार चेक कर लो कहीं गलती नहीं हो जाए हमारा, 0 पॉइंट कहाँ है, 0.004 ही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। होता क्या है ना, कभी कभी गलती होने का चांस होता है। अब यहाँ पे कितना आएगा 2 जीरो, यहाँ भी कितना आएगा 2 जीरो। अब देखो 1 2 3, 1 2 3 कट गया, 2 2 जब 4 से 4 कट गया, बचा कौन, लॉग 10 का वैल्यू तो 1 ही होता है भैया, खत्म हो गया क्वेश्चन ना। तो ई सेल कितना हो जाएगा 0.14 माइनस 0.059/2, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कमेंट करके मेरे को बता देना, सही होगा तो टिक मार दूंगा, गलत होगा तो क्रॉस लिख दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अच्छा और भी तो क्वेश्चन था, आप बोलोगे सर सर सर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कर दिया, एक क्वेश्चन आप खुद से करना, बी का 1 2 कर देता हूं। कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, कितना बार बताऊं भैया, देखो होता क्या है, डाइल्यूशन करने से नंबर्स ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, डाइल्यूशन करने से नंबर्स ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है कम। जैसे मान लो यहाँ पे वॉल्यूम पहले इतना था, ठीक है, इसमें एसिटिक एसिड है तो क्या होगा CH3COO-H+, ठीक है, अच्छा खासा कंडक्टिविटी है, तुमने पानी और डाल दिया, पानी डाइल्यूट कर दिया, मतलब पानी और डाल दिया, तो नंबर्स ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो बढ़ गया पर आयंस उतना ही रह गया, तो वो मजा नहीं रहा, कंडक्टिविटी क्या हो गया कम। तो याद करिएगा कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी कम होता है, इसीलिए बिकॉज नंबर्स ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े। क्या बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय चीलेट इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय चीलेट इफेक्ट, क्या होता है चीलेट इफेक्ट, याद है, कुछ भी याद है क्या, बोलो ना, याद है, जब बाइडेंटेड लिगैंड दो जगह से डोनेट करता है, मैं अच्छे से बताऊंगा। ए नंबर देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, CH2 यहाँ पे कौन है NH2, और यहाँ भी कौन है NH2, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, ये मेटल है, ये डोनेट कर दिया, ये डोनेट कर दिया, ये 5 मेंबर रिंग बना, इसी रिंग को बोलते हैं चीलेट रिंग, क्या बोलते हैं, एग्जाम में ऐसे दिखाना, चीलेट रिंग, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं चीलेट इफेक्ट, ठीक है भैया, क्या बोलते हैं चीलेट इफेक्ट। when a bidentate ligand donates their electron pair to the central metal, then it will form a 5-member ring called chillet ring, and this effect is called chillet effect। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, chillet effect बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल अच्छे से दिखा दिया हमने। राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Fe, यहाँ पे साइनाइड 6 है, गलत मतलब क्वेश्चन पूरा नहीं किया हुआ है, Fe साइनाइड 6 है, और यहाँ पे क्या है -4। हाइब्रिडाइजेशन का मैंने इतना क्वेश्चन करा दिया, अब कराने का मन भी नहीं कर रहा, फिर भी हल्का सा हिंट दे देता हूँ, क्या देखो, सबसे पहला काम क्या होता है, साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो 6 तो -6, Fe का x होता है, तो मैं बोल सकता हूँ x -6 किसके बराबर आता है -4 के, तो x का वैल्यू क्या आ गया +2, ठीक है। अब मैं करा ही देता हूँ, देखो तो हाइब्रिडाइजेशन बोला है ना, तो यहाँ पे मेरे पास Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो आर्गन 18 4s2 3d6 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3d6 है, और आपको पता है डी में कितने रूम होते हैं, 5 रूम होते हैं, तो 3d6 है, तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला बोलो, अभी 4s का डब्बा खाली है, 4s के बगल में 4p भी खाली होता है, 4p के बगल में 4d भी खाली होता है, ये सब वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली पड़ा है, ठीक है भैया। अब हुआ क्या, अब इसमें मेटल के पास कौन आ रहा है, मेटल से मिलने कौन आ रहा है, साइनाइड। साइनाइड कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग, पता होना चाहिए कि साइनाइड माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो द इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है ना वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देता है, तो ये इसमें पेयर्ड हो जाएगा, ये इसमें पेयर्ड हो जाएगा, तो भैया देखो क्या हुआ, ये इसमें पेयर्ड हो गया, ये इसमें पेयर्ड हो गया, और ये इसमें पेयर्ड हो गया, ये 3D है, 3D के बगल में कौन खाली है 4s, 4s के बगल में कौन खाली है 4p, 4p के बगल में कौन खाली है 4d, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब बताओ साइनाइड कहाँ रुकेगा, एक साइनाइड यहाँ रुका, 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 6 साइनाइड रुक गया, तो कौन कौन रूम में रुका, डी का हमने 2 रूम लिया, एस का हमने 1 रूम लिया, पी का हमने 3 रूम लिया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है D2sp3, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3 उसका
शेप हमेशा कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चलो। हाँ हाँ हाँ, आऊंगा ना, मैं क्लास में हूँ, मैं करता हूँ कॉल। हाँ, ठीक है। तो क्या होगा भैया, इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है उसका शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। और एक बात, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या कहलाता है, डायामैग्नेटिक। पूछ लेगा मैग्नेटिक बिहेवियर तो आप क्या बोलोगे, डायामैग्नेटिक। अगर यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होता तो पेयरिंग नहीं होता। कौन कौन होता है वीक फील्ड लिगेंड, जैसे वाटर हो गया, हैलोजेंस हो गया, ये सब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड कभी भी पेयरिंग नहीं कर सकता, तब सारा नया रूम यूज होता। फिर यहां से यूज करते 1 2 3 4 5 6, तब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। आगे क्या बोला है, ये तो हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ ही लिया था, बता दिया। अब बोला इफ PtCl2 2NH3 डज नॉट रिएक्ट विद, जब रिएक्शन में नहीं जाता इसका मतलब क्या है कि सारा कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, PtCl2 NH3 होल 2। जब रिएक्शन में नहीं गया मतलब सब कुछ कॉम्प्लेक्स के अंदर है। अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर होता तो वो रिएक्शन में चले जाता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, PtCl2 NH3 2। ठीक है, तो आगे बोलते हैं फटाफट से। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। बोला है इथेनॉल टू ब्यूटुइन अल। ठीक है, इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल होता है मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड OH है, और ब्यूट टू इन अल। तो भैया ब्यूट पे 2 पे इन है ना, तो यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड CH है, और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH। ये आप करोगे, ये कौन सा रिएक्शन में बता देता हूँ, ये है एल्डोल कंडेंसेशन है। ठीक है, इसका 2 मोल लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, देख सकते हो भैया। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड टू इथेन, इथेन। वाओ, इतना छोटा सा टॉपिक से क्वेश्चन आ गया भैया। प्रोपेनोइक एसिड है ना, प्रोपेनोइक एसिड से इथेन। ठीक है, ये भी मैं नहीं बताऊंगा। ये कौन सा रिएक्शन में बता देता हूँ, ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। यहाँ पे सोडा लाइम लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडा लाइम। तो आपको दोनों मैंने बता दिया। ठीक है, और ये आप खुद से करिएगा। इसका ABC मेरे को कमेंट करके बताइएगा ना, यूट्यूब पे अच्छा लगेगा। नहीं बनेगा तो मैं केस स्टडी, जो मेरा केस स्टडी चल रहा है ना, 1 2 3 4 तक आ गया है, ये क्वेश्चन मैं केस स्टडी 5 में डाल दूंगा। ठीक है, तो आज का सैंपल पेपर मैंने बहुत अच्छे से करा दिया, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो मैं इसका PDF डाल दूंगा और आंसर भी डाल दूंगा साथ साथ, सारे थियोरेटिकल। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।